नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात ज्ञानवापी विवाद की, जिस पर काशी की जिला अदालत से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक में सुनवाई हुई। लोअर टू सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी केस में क्या हुआ, कंप्लीट पिक्चर हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ज्ञानवापी विवाद को लेकर वाराणसी की जिला अदालत से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष के लिए बड़ी खबर आई। अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान वजू खाने से मिले शिवलिंग नुमा आकृति की हिफाजत अगले आदेश तक कायम रखने का ऑर्डर जारी किया है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी कैंपस की एएसआई से सर्वे पर सुनवाई अब 28 नवंबर को करेगा, जबकि वाराणसी जिला अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश की बिना पर अगली सुनवाई की तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर की है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे में जो सनातन सबूत मिले, उसकी बुनियाद पर हिंदू पक्ष मां श्रृंगार गौरी से लेकर वजू खाने में मिले ढांचे को विश्वेश्वर महादेव मानकर उनकी रोजाना पूजा अर्चना की गुजारिश कर रहा है, जिस पर मस्जिद पक्ष को सख्त एतराज है। इस बीच हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से इस ढांचे की हिफाजत की मियाद 12 नवंबर से आगे बढ़ाने की अपील की है, जिस पर अदालत ने भी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ी राहत दी है। उसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 17 मई और 20 मई का ऑर्डर पारिश किया था, जिससे शिवलिंग वाले एरिया को सील किया गया था, वो सीलिंग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यू किया टिल फर्दर ऑर्डर्स। साथ ही साथ हमें जवाब देने का भी समय दिया 3 हफ्ते का, कि जो मुस्लिम पक्ष ने याचिका यहाँ पे दायर की है ऑर्डर 7 रूल 11 और साथ ही साथ जो कमीशन के अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट, उस याचिका पे हमें जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई में तमाम याचिकाकर्ताओं को जिला जज के पास जाने की छूट भी दी है, ताकि वो अपनी दलील उन्हें बता सके। लेकिन ऐसी सूरत में ये तय करना जिला जज का ही काम है कि सारी याचिकाएं एक साथ सुनी जा सकती हैं या नहीं। ज्ञानवापी का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे, उसका बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। पिछले साल 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी केस की रोजाना पूजा की अपील की थी। इस पर सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने ज्ञानवापी में सर्वे का आदेश दिया था। ऑर्डर पर सर्वे हुआ तो मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग की तरह आकृति मिली, जिसे हिंदू पक्ष ने प्राचीन आदि विश्वेश्वर महादेव करार दिया, तो मुस्लिम पक्ष ने इसे वजूखाने का फव्वारा बताया। हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की, तो निचली अदालत ने इस पर मुहर लगा दी। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग नुमा आकृति की हिफाजत का ऑर्डर दिया। साथ ही मुसलमानों के नमाज अदा करने के अधिकार को भी बरकरार रखा। इस बीच वाराणसी की जिला अदालत ने विवादित परिसर का एएसआई से सर्वे का आदेश दिया, तो मस्जिद पक्ष हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने 30 नवंबर तक जिला अदालत के फैसले पर रोक भी लगा दी। पिछली सुनवाई में एएसआई ने अदालत के आदेश पर सर्वे करने पर हामी भरी थी। इसी मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 28 नवंबर तय की है। वाराणसी जिला अदालत में भी आज कई अहम मामलों में सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की वजह से सुनवाई नहीं हुई और अगली तारीख तय कर दी गई। सुनवाई तो 3-4 बिंदुओं पे होनी थी। सबसे पहला बिंदु था कि जो रिमाइंडर हम लोग को देना था, मुस्लिम पक्ष ने जो कमिश्नर रिपोर्ट पे आपत्ति लगाई थी, उस आपत्ति की प्रति आपत्ति रिमाइंडर हम लोग को लगाना था। उसके अलावा तहखाने में भी सर्वे के काम को आगे बढ़ाया जाए, उस पर भी सुनवाई होनी थी। लेकिन चूंकि हाईकोर्ट का एक आदेश आ गया है कि आप सुनवाई को तब तक टालें जब तक हाईकोर्ट में भी मामला कुछ हम लोग का एसआई का पेंडिंग में है, इसलिए हमारे सीनियर जैन साहब ने एक हाईकोर्ट में भी लगाई थी। वहां से एक आर्डर आया है कि दिसंबर 1st वीक तक कोई भी सुनवाई न हो और वो अगली तिथि जो है दिसंबर 1st वीक तक के अंदर लगाया जाए। तो दिसंबर 1st वीक मतलब 5 दिसंबर का समय माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए लगा दिया कि चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है, इसलिए आदेश का उल्लंघन हम नहीं करेंगे। तारीख पर तारीख जारी है। दोनों पक्ष अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्ष जहां सर्वे में मिले सनातन प्रतीक चिन्हों की बुनियाद पर इसे मंदिर मानने से इनकार कर रहा है, तो वहीं हिंदू पक्ष सबूतों के आधार पर अदालत से जल्द मंदिर के हक में फैसला सुनाने की गुहार लगा रहा है।
अजीत में उन लोग का ये ओम त्रिशूल चक्र ये सब मिलता है, नहीं मिलता है। नहीं उनको तो नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो वीडियो को एडिट कर दिया गया। नहीं, क्यों वीडियो? वो लोग अपने आँख से देखे, बुलाइए हम लोग से बात करें कि आप लोग अपने आँख से देखे कि तो नहीं आपने जज देखे। साहब के सामने ये बात कही? अभी हम लोग जब हम लोग की बहस होगी तो हम लोग बोलेंगे ना कि जज साहब बुलाइए, कोर्ट में वीडियो चलवाएंगे हम लोग, कोर्ट में वीडियो चलाइए, देखिए कि वो तो मानने को ही तैयार नहीं। क्यों नहीं? जिसके मन में चोरी बसा रहता है ना, वो नहीं सोचता है कि हम साव है। तो अब ठीक है, तुम चोर नहीं हो तो तुम खुद देखो। बहरहाल अब ज्ञानवापी पर सुनवाई की आगे की दिशा हाईकोर्ट के ऑर्डर पर टिकी है। जब 28 नवंबर को अदालत ये तय करेगी कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे एएसआई से कराया जाए या नहीं। वाराणसी से आशुतोष सिंह और दिल्ली से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और अब आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर लेकर चलते हैं, जहां पर एक जल्लाद आशिक के जुर्म से सनसनी मच गई। करीब 80 घंटे पहले जबलपुर के एक रिजॉर्ट में खून से सनी लड़की के मर्डर की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। लड़की का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी का सन की आशिक निकला। सन की आशिक ने लड़की का कत्ल क्यों किया, उसी की जुबान से खौफनाक कहानी सीधे जबलपुर से आपको दिखाते हैं। करने का सन की आशिक ने पार की हैवानियत की इंतहा। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई बेवफाई के शक में लड़की से बर्बरता। करता हूँ कैसे मरी पड़ी है। जिस लड़की से ये दरिंदा प्यार के दावे करता था, बेवफाई के शक में उसी का गला काट डाला। गर्दन रेत कर, कलाई काट कर भी जी नहीं भरा तो इस कसाई ने अपनी दरिंदगी का वीडियो भी बनाया। बिस्तर पर आखिरी सांसें गिन रही लड़की के शरीर से कंबल हटाकर हैवानियत का सबूत भी दिखाया। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई करता हूँ कैसे मरी पड़ी है। दिल दहला देने वाली ये वारदात देश का दिल कहे जाने वाले शहर मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां बीते मंगलवार यानी 8 नवंबर को रिजॉर्ट के रूम नंबर 5 में रजाई में लिपटा एक लड़की का शव मिला था। वारदात जबलपुर के मेखला रिसोर्ट की है। यहां पर 21 साल की शिल्पा झारिया की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। आरोप अभिजीत पाटीदार पर लगा है। ये युवती अभिजीत पाटीदार के साथ मेखला रिसोर्ट में 6 नवंबर को पहुंची थी। हालांकि शिल्पा ने रिसोर्ट में बतौर आईडी कार्ड जो आधार जमा किया, उस पर उसका नाम राखी मिश्रा लिखा था। लड़के ने भी खुद को अभिजीत पाटीदार बताते हुए आईडी दी थी। रिसोर्ट काउंटर पर बकायदा 1500 रुपए जमा कराया था। लड़के और लड़की की रिसोर्ट में एंट्री के वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रिसोर्ट का रूम नंबर 5 अलॉट होने के बाद दोनों एक साथ बाहर घूमने भी निकले, लेकिन अगले दिन यानी कि सोमवार शाम से मंगलवार दोपहर तक रूम का गेट नहीं खुला, कोई ऑर्डर नहीं आया तो रिसोर्ट स्टाफ को शक हुआ। मेखला रिसोर्ट के रूम नंबर 5 का दरवाजा खटखटाया गया, जिसके बाद अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। हलचल नहीं होने पर स्टाफ ने मैनेजर को सूचना दी, जिसके बाद मास्टर की से रूम को खोला। अंदर जो मंजर लोगों ने देखा, उनकी चीख निकल गई। बेड पर लड़की की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को शराब की बोतलें और 2 ब्लेड भी पलंग के नजदीक पड़े मिले। आशंका है कि ब्लेड से ही युवती की कलाई और गला काटा गया। जो एविडेंस आए हैं, खासकर कि जो सीसीटीवी फुटेज और जो होटल के कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ पे आया है कि 6 तारीख को यह अकेला ही आया था और रूम पे अकेले ही रुका था। 7 तारीख को दोपहर में वो महिला भी आई है, उसके साथ इन लोगों ने कुछ खाने पीने की चीज़ ऑर्डर की है और करीब 1-1.25 घंटे के आसपास ये लोग साथ में रहे हैं। उसके बाद ये वहाँ से मूव कर गया है और चूँकि वो रूम लॉक करके गया था तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वो मास्टर की से रूम खोला गया तब ये घटना का खुलासा हुआ। अब लाश मिलने के 3 दिन बाद वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कातिल खुद वीडियो बनाता दिख रहा है। उस सिर पर हैवानियत की ऐसी सनक सवार थी कि वो बेवफाई के इस बर्बर अंजाम को भी जायज ठहराता नजर आया। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई करता हूँ कैसे मरी पड़ी है।
बड़ी बात यह है कि लड़की की हत्या के कई दिन बाद तक उसका सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट हो रहा था। मंगलवार और बुधवार को लड़की के इंस्टाग्राम अकाउंट से 2 फोटो अपलोड किए गए, जिन्हें गुरुवार को डिलीट कर दिया गया। उसके बाद एक के बाद एक 2 और फोटो अपलोड किए गए, जिसमें लड़का और लड़की होटल के एक कमरे में नजर आ रहे थे। सोशल मीडिया पर आरोपी अभिजीत के अलावा दूसरे लड़कों के साथ भी शिल्पा के फोटो डाले गए। जाहिर है इन तस्वीरों के जरिए लड़की पर लांछन लगाने की कोशिश हुई। मुमकिन है कि इस हरकत को भी हत्यारे ने ही अंजाम दिया होगा। इसमें डिटेल्स भी अपनी साइबर टीम से मांगा है और संभवतः क्योंकि युवती का आईडी वो यूज कर रहा है तो हो सकता है कि उसका जानने वाला हो और हो सकता है कि आरोपी भी वो उसको इस्तेमाल कर रहा हो। पुलिस की जांच में पता चला है कि मृतक शिल्पा जबलपुर में किराए का कमरा लेकर रह रही थी। वो ब्यूटी पार्लर में काम करके अपना खर्च उठाती थी, जबकि आरोपी अभिजीत पाटीदार गुजरात का रहने वाला है। जबलपुर के कोतवाली थाने में अभिजीत पर ठगी की शिकायत भी दर्ज है। हत्या के आरोपी अभिजीत पर एक कारोबारी से 8,60,000 रुपए की ठगी का आरोप है। इस बीच बर्बर हत्या के आरोपी अभिजीत का कबूलनामा भी सामने आया है, जिसमें उसने अपने क्राइम पार्टनर का भी जिक्र किया है। मेरा नाम अभिजीत पाटीदार है और मेरा तेल और शक्कर का पटना में श्रीराम ट्रेडर्स करके बिजनेस है, जिसमें मैं और जितेंद्र कुमार रहने वाले गलगला रोड कनाशिया रेस्टोरेंट के मालिक, उनके साथ मेरा पार्टनरशिप में बिजनेस है। और हम दोनों का शिल्पा शर्मा के साथ अफेयर था, लेकिन मेरे पार्टनर से वो बार बार पैसों की डिमांड करती थी और आखिर में वो मेरे पार्टनर के पैसे लेके आई थी जबलपुर 10 से 12 लाख रुपए। बस इसी कारण मेरे पार्टनर ने बोला कि शिल्पा शर्मा को ख़त्म कर दो और उन्हीं के कहने पे मैंने शिल्पा शर्मा को ख़त्म किया है। पहले बेवफाई के आरोप में मर्डर जैसा जुर्म और अब गुनाह में शामिल एक और आरोपी के जिक्र से वारदात में नया ट्विस्ट आ गया है। हकीकत क्या है पता लगाना पुलिस का काम है, लेकिन जुर्म इतना संगीन है कि सजा भी ऐसी मिलनी चाहिए ताकि अंजाम देख किसी और सनकी के जहन से भी इस तरह के क्राइम की कल्पना काफूर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और लोकतंत्र में अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया था और उसी राजेंद्र पाल गौतम को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा गया है। देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाई जा रही थी और वो शपथ दिलाते वहां पर मौजूद थे। वीडियो खूब वायरल हुआ। इस पर आम आदमी पार्टी ने उन्हें पद से हटाया भी। लेकिन अब देखिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राजेंद्र पाल गौतम का नाम है। पुलकित नागर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। पुलकित, ये तो वही बात हुई कि लोगों की आंखों पर पट्टी डालने की कोशिश हुई आम आदमी पार्टी की तरफ से कि एक बार आप दिखाने की कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डाल दे रहे हैं। देखिए, अभी जो स्टार प्रचारक की 30 लोगों की लिस्ट आई है उसमें राजेंद्र पाल गौतम वही शख्स जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के अपमान वाले शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद में उन्हें मंत्री पद से हटना पड़ा था। और उन्होंने हालांकि उस समय खुद ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि जो माहौल बना हुआ है मैं उसे देखते हुए इस्तीफा दे रहा हूं और मैंने बौद्ध धर्म की शपथ ली थी, जिसके लेकर बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी बचाव या कोई ऐसा बयान नहीं आया था जो राजेंद्र पाल गौतम के पक्ष में जाता हो। लेकिन अभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डालना कहीं ना कहीं इस बात संकेत देता है कि राजेंद्र पाल गौतम ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे लेकर शायद पार्टी नाराज नहीं है उनसे या फिर दूसरा मैसेज देना चाहती है। अभी राजेंद्र पाल गौतम हालांकि कैबिनेट में नहीं है, लेकिन वो लगातार ये बात कहते रहे कि उन्होंने जो शपथ ली थी उसका गलत तरीके से बीजेपी ने दुष्प्रचार किया और वो ऐसी शपथ पहले से तमाम लोग लेते रहे। वो अपने बचाव में हमेशा इस बात का जिक्र करते रहे। जी, लेकिन पुलकित, राजेंद्र पाल गौतम को अगर चुनाव प्रचारकों की लिस्ट में और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डाला गया है तो क्या आम आदमी पार्टी को पता है कि हिंदू की भावना आहत कर भी जो फायदा होता है वो फायदा आम आदमी पार्टी दिल्ली में लेना चाहती है क्या? देखिए, जाहिर तौर पर ये कहना कि पार्टी को शायद ये संदेश नहीं है या फिर पार्टी किसी बात को भुनाना चाहती है, ये अभी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले पार्टी की तरफ से एक लिस्ट आई है जिसमें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राजेंद्र पाल गौतम का नाम डाला गया है और ये
का बड़ा मुद्दा पिछले कुछ दिनों में रहा है कि राजेंद्र पाल गौतम ने किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं के लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया। ठीक है पुलकित, आपके पास आऊंगा लौटकर। अमित मालवीय हमारे साथ जुड़ गए। अमित मालवीय, क्या आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि अगर राजेंद्र पाल गौतम को हम चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारेंगे तो हमको फायदा हो जाएगा, और क्या फायदा हो सकता है उनको? देखिए, फायदा और नुकसान तो आम आदमी पार्टी बता सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो हिंदू विरोधी चेहरा है वो दोबारा सामने आ गया। ये वही गौतम है जो हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान कर रहे थे, उनमें आस्था नहीं रखने की बात कर रहे थे और लोगों को शपथ दिला रहे थे। और यहाँ तक कि जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने बयान को, अपने इस वक्तव्य को सही ठहराया। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल जो इनके बचाव में आने की जगह इनसे इस्तीफा लिया, तो क्या वो सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल था, और अब सूची बाहर आई है तो फिर उनका नाम डाल के ये कैसा संदेश है कि राजेंद्र पाल गौतम जो कर रहे थे उस पर अरविंद केजरीवाल की रजामंदी थी, वो अरविंद केजरीवाल की जानकारी में कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन जब पकड़े गए तो अपनी साख बचाने के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए उनको मंत्री पद से हटाया, लेकिन अब दोबारा उनको सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लोकतंत्र में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन वापस लौटें।